बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मेरी दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। अच्छा, अब मरीम नवाज साहबा जो है ना, वो क्रीज से बाहर निकल चौके छिक्के लगा रही और नवाज साहब जोड़े ना वो पवेलियन में बैठे ताड़ियाँ मार रहे। ये सारा सीन चल रहा है एक, और इस सारी जो बातें मेरे मरीम साहबा कर रही हैं और जिसका हवाला दे कर रही हैं और जो उन्होंने एक मुतफरक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है, वो उसका सारे का मकसद क्या है ये मैं आपको सामने लाना चाहता हूँ। मरीम नवाज साहबा जो हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रही हैं और चौके छिक्के लगा रही हैं। तो वो क्या है जो मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, वो क्या हैं? वो ये हैं कि मरीम नवाज साहबा ने जो एक पिटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको मुतफरक दरख्वास्त जो है ना वो दायर की है। ये एवन फील्ड रेफरेंस जो है जिसमें मियाँ साहब को सज़ा हुई है, मरीम साहबा को सज़ा हुई है। मियाँ साहब को 80 लाख पाउंड का जुर्माना है और मरीम साहबा को 20 लाख पाउंड का जुर्माना है। ये सज़ाएँ जो हैं ये इनको सुनाई गई थी, तो उस पर उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और इसकी इजाज़त उन्होंने ऑलरेडी ली हुई थी कि जनाब मैं नई कुछ ग्राउंड्स हैं एक जो आपके सामने लाना चाहती हूँ, तो वो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं दरख्वास्त दूँ। पिछली तारीख पर उनको उन्होंने दरख्वास्त देनी थी लेकिन उन्होंने नहीं दी। अब 6 तारीख यानी कल जो है, कल तक दरख्वास्त देनी थी, आज उन्होंने दरख्वास्त वो जमा करवा दी है। मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि मरीम नवाज साहबा ने अपने वकील इरफान कादर जो कि ज़ाहिर बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने नाल बैठ के 2-3 दिन मुसलसल मगज़मारी आप की थी और अपनी तबीयत के ऐन मुताबिक, यानी वो जो जितनी जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू करती हैं और जितना वो खुलकर बोलती हैं, उस तरह खुली डुली चीज़ें उन्होंने उसमें डाली और जिसके नतीजे में फिर वो अब बताया ये जा रहा है, जिसको मैं वीलॉग कर रहा हूँ, कि इतराज़ कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और सॉरी उनके रजिस्ट्रार की जानिब से, और कुछ इस तरह की इतलात भी हैं कि कल पहले इसकी चैम्बर में ये जो नई दरख्वास्त है इसकी समाअत होगी नहीं होगी, इस तरह करके कुछ बातें हैं। लेकिन ये अभी मैं जिस वक्त वीलॉग कर रहा हूँ अभी तक की बात मुझे कन्फर्म नहीं है, उन्हीं किसी ने मन दसिया तो मैं कन्फर्म नहीं कर सका। बट एनीवेज़ दरख्वास्त जो है ना मुतफरक, वो बड़ी दबंग किस्म की है। उसमें उन्होंने बराह रास्त ये इल्ज़ामात लगाए हैं और साथ सबूत के तौर पे अपने लिहाज से जो सबूत उन्होंने पेश किया, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के उन बयानात को और उस दरख्वास्त को जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौकरी ख़त्म होने या अपनी जजी ख़त्म होने के ख़िलाफ़ दी हुई है और अभी तक वो पेंडिंग है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई समाअत नहीं की है। उसका उन्होंने हवाला दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब फ़लाँ शख्सियत मेरे पास आई थी और फ़लाँ शख्सियत ने आके मुझसे कहा कि भाई तू नवाज शरीफ के केस का की करेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं की कराँगा, जो मतलब कानून के मुताबिक होगा उसके मुताबिक चलेंगे। तो उन्होंने कहा साढ़े तो फिर तो 2 साल की मेहनत ज़ाया कर देगा। तो ये वाली गुफ्तगू जो है ना, वो उन्होंने साथ उनका एक दरख्वास्त लगाई है, साथ उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको इसकी एक एक चीज़ दे रहे हैं। ऑडियो भी जो है ना, जो उन्होंने इस्लामाबाद बार से ख़िताब करते हुए कहा था कि किस तरह से अदले को चलाया जा रहा है, वो सारी बातें चूँकि पुरानी है, मैं सिर्फ इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। तो वो जो है ना, वो भी उन्होंने साथ उसका रेफरेंस दिया है। एक और रेफरेंस जो दिया है ना उन्होंने, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो रेफरेंस उन्होंने दिया है बेनज़ीर भुट्टो साहबा की एक दरख्वास्त थी जिस पर SJS कोटकना केस में, और ये दरख्वास्त थी बड़ी ज़बरदस्त। अब देखें, तारीख़ जो है वो बड़ी ज़ालिम होती है, तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती, तारीख़ किसी का लिहाज नहीं करती। और ये भी होता है कि जो चीज़ आपके ख़िलाफ़ आई होती है, सम टाइम आप फ़ायदा लेने के लिए उसी को रेफरेंस बना लेते हैं। अब वो जो बेनज़ीर साहबा की दरख्वास्त थी, वो थी जस्टिस मलक क़य्यूम साहब की जानिब से जो सज़ा दी गई थी उनके बेंच की जानिब से बेनज़ीर साहबा को और आसिफ ज़रदारी साहब को। उसमें एक ऑडियो लीक हुई थी। वो ऑडियो जो थी वो थी जस्टिस मलक क़य्यूम साहब की गुफ्तगू थी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी और सैफुर रहमान साहब के साथ भी। वो ऑडियो लीक हुई। उस ऑडियो को फिर उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दी थी इस सज़ा के ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने रेफरेंस बनाया और उस रेफरेंस के नतीजे में जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें गई तो उन्होंने अपने जज्जा नूं कहा, यानी जस्टिस मलक क़य्यूम साहब नूं, कि बहु रिज़ाइन कर घर जा, इतने हालात तेरे कोई नहीं बनते। बहरहाल उसमें शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ है जो मरीम साहबा के चचा हैं, और सैफुर रहमान साहब की भी आवाज़ है जो कि मरीम साहबा के बेटे के ससुर है।
तो अब मतलब ये असल में शरीफ फैमिली की कारकर्दगी सी जिसको बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बताया कि देखें जजों को इस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसी का रेफरेंस अब मरियम नवाज शरीफ साहबा दे रही हैं। अब इसको आप किस्मत सितम ज़रीफ़ी कह लें, जो भी कह लें, लेकिन इंसान जो है ना वो बड़ा बेबस किस्म का करैक्टर है। गल्लां असीं सारे बड़ियां मारने हैं, मैं भी बड़ी गल्लां करना, तुसीं भी करदे होगे, लेकिन इंसान बड़ा जो है ना बेबस किस्म का करैक्टर है। और फिर इंसान जिसले चक्कर ही फसदा ना वक्त दे तो उसले उहदी सारा कुछ बंदे दे कल बस जेड़े ना यानी जिन्ने उहदे च अकड़ होंदी है ना वो सारी सीधी हो जाती है। अब ये मरीम साहबा उस चीज़ का रेफरेंस दे रही हैं जो उनके ख़ानदान के बुज़ुर्गों की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ था। और कारकर्दगी ऐसी नहीं जिस पर फ़ख्र किया जा सके, कारकर्दगी ऐसी जिस पर शर्मिंदगी होती है इंसान को। बहरहाल लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये किया हुआ है, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, उस पर सज़ा के तौर पर कह लें या जो भी कह लें। एक सुप्रीम कोर्ट के दो जज थे, उनको घर जाना पड़ा था रिज़ाइन करके, और बेनज़ीर भुट्टो की जो सज़ा थी वो कालअदम करार दे के केस रेफ़र कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट को कि दोबारा ट्रायल करो। खैर उसका उन्होंने हवाला दिया है और वो ये दो चीज़ें वो लेकर आई हैं और उन्होंने कहा कि जनाब ये प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि जो टेप्स हैं उनको कबूल किया गया, ठीक है, और ये हम बता रही हूँ बेनज़ीर के हवाले से। और दूसरा वो जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का वो रेफरेंस दे रही हैं, वो एक्चुअली ये कह रही कि इस केस में भी बाकायदा तौर पर यानी ये एविडेंस है एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कि जनाब मुझ पर आकर दबाव डाला गया था और मैंने गल्लां कीतियां गई सन। और फिर एक चीज़ और उन्होंने मेंशन किया, वो मेंशन उन्होंने ये किया है कि जनाब ये जो हमें सज़ा दी गई एवन फील्ड के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निगरान जज मुकर्रर कर दिया। और उस पटिशन में ये लिखा हुआ है कि जनाब निगरान जज जोड़ा होंदा ना दुनिया किते नहीं होंदा। हर जज जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार तरीके से फ़ैसले करता है। यहाँ पर कानून और आइन की खुली वायलेशन की गई थी आला तरीन अदलिया की जानिब से। ये पटिशन में उनका जो मौक़िफ़ है उसको, वो ज़ाहिर 10 सफ़ों की पटिशन है, कई निकात हैं उसमें और एक ही नुक्ते के ऊपर फिर आगे बहुत सारे सेक्शन हैं, तो मैं उसको समराइज़ करके ख़ुलासा मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ मरीम नवाज शरीफ साहबा के उन ट्वीट्स की जानिब जो उन्होंने किए हैं और उसका भी मैं आपको ख़ुलासा पेश करूँगा। ट्वीट्स आपके सामने वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। जिन्होंने अंग्रेज़ी आती है वो अंग्रेज़ी पढ़ लें, तो जिन्होंने नहीं आती वो मेरे को ख़ुलासा सुन लें। अच्छा, उनमें ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि जी मीडिया जो है वो उन अहम नकात को मंजर आम पर नहीं ला रहा जो कि मैंने बात की है, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मीडिया वो बातें मंजर आम पर क्यों नहीं ला रहा। अच्छा, अब एक बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जनाब ये मैंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बाकायदा तौर पर एक दी है दरख्वास्त दी है, वो उसके मुताबिक मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि द समरी ऑफ विच इज़ दैट द केस ऑब्लिक वर्डिक्ट अगेंस्ट मी वाज प्री प्लान्ड, ऑर्चर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय जनरल फैज़ हमीद द देन DGC। ठीक है। अच्छा, ये नहीं जो ISI के चीफ़ हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके बारे में वो कह रही हैं कि ये उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको प्लान किया था, ऑर्चर्ड किया था और इन्फ्लुएंस किया था, अपना सर रसूख इस्तेमाल किया था, लेकिन ज़ाती हैसियत में किया था। यहाँ पर वो अदारे को, आर्म फोर्सेस को बिल्कुल किसी सूरत मलाइन नहीं कर रही। वो कह रही हैं कि इन्होंने अपनी ज़ाती मतलब मकासद के लिए अपने इन्फ्लुएंस को ज़ाती हैसियत में इस्तेमाल किया और मैनू प्यो धी सानू सज़ा कराई। ठीक है, ये मकसद उनके कहने का है। लेकिन इसमें साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें अदारे का कोई अमल दखल बतौर अदारा आर्म फोर्सेस या बतौर अदारा ISI इसके पीछे नहीं था, ये एक शख्स था जो ये कर रहा था। अच्छा जी, फैज़ हमीद साहब के बारे में एक और बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी कि जनरल साहब जो है ना, इन्होंने इस तरह करके वायलेट किया, हलफ की जो है वो खिलाफ वर्जी की है जो उन्होंने लिया हुआ था, और इसके साथ नतीजा ये निकला है कि इससे उनकी जो है ना अदारे के ऊपर सवाल उठने शुरू हुए और क्या कहना चाहिए,
उन्होंने उनके लिए एक नेक नामीनी कमाई अदारे के लिए, और साथ ही साथ वो कह रही हैं कि इससे उनकी जो ज़ाती एम्बिशंस हैं ना वो बड़ी वाज़े हो जाती हैं कि वो उनके ज़ाती मकासद क्या हैं। अच्छा, अब फैज़ हमीद साहब का चूँकि ज़िक्र आया तो मैं ये बताना यही चाहता हूँ कि अभी ये ख़बरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, ख़बर तो नहीं कह सकता, अफवाह है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको कोई कह रहा है कोर कमांडर कराची लाता है, कोई कह रहा है कोर कमांडर पेशावर लगा दिया है, और एक और जनरल साहब हैं उनका नाम आ रहा है कि जो उनको कोर कमांडर यानी ISI का हेड लगा दिया गया। मुझे इन चीज़ों में अभी इसलिए कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इनको अफवाह कह रहा हूँ। हो सकता है ये सच हो सकता है ये झूठ हो, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन टाइमिंग बहुत अहम है। ये मैंने आपसे जो शुरू में बात की थी ना कि ये टाइमिंग अहम है। टाइमिंग इसलिए अहम है कि इस बात को ज़रा ज़हन में रखें, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो दरख्वास्त थी, यानी उनको सज़ा हुई थी सर कोई 4 या 5 अप्रैल 1999 को, ठीक है। मैं उस केस को कवर किया था मैंने, तो मैं उसका पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था पाकिस्तान अखबार के अंदर, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरी ड्यूटी लगी थी हाई कोर्ट में। तो हमारा एक दोस्त था वो छोड़ के चला गया था, तो नवे कोर्ट रिपोर्टर आने तक मेरे ते पार पाया गया सी। तो मेरे ख्याल 5 अप्रैल थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो मुझे याद हैं कि 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई जाती थी, और उस खत से ख़िताब करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो अगले ही रोज़ कराची से लंदन के लिए रवाना हो गई थी, और जैसे ही वो यहाँ से गई थी तो उससे अगले रोज़ ही बाकायदा तौर पर सज़ा अनाउंस कर दी गई थी। ये मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा, अब वो कब हुआ? 99 में। ये अपील में जाने के वक्त उन्होंने उस जो ऑडियो टेप थी, जो जाहिर है कि किसी उस वक़्त के किसी इदारे ने की होनी है ना, मतलब जाहिर है मैं तो उसी तरह नहीं ना कर सकते रिकॉर्ड, तो उन्होंने रिकॉर्ड की हुई थी, तो वो उस वक़्त जाके उन्होंने उसको रेफरेंस बनाया था 99 से 2002 के इलेक्शन से पहले की बात, और तभी वो ऑडियो उन्होंने मार्केट भी की थी। बड़े रोले पे BBC ने बड़ा, हर तरफ बहुत ज़्यादा इसके चर्चे हो गए थे अचानक ही। तो वो कितने साल वेट किया उन्होंने? कम से कम 3 साल वेट किया। टाइमिंग कि टाइम जब आएगा, इलेक्शन भी सर पे आ गया था, नज़दीक था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उसको वो पटिशन थी, वो टाइम भी रल गया, उस वक़्त जाके उन्होंने वो किया, और वो सारे का सारा मंजर एक टाइमिंग इतनी खूबसूरत बनी कि उस वक़्त फिर वो जो उन्होंने वार किया था वो कारगर रहा और सज़ाएँ इसमें ख़त्म हो गई। अब भी अक्टूबर के अंदर ये शुरू से कहा जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर तब्दीली होगी, कुछ कोर कमांडर्स तब्दील होंगे, कुछ रिटायर होंगे, कुछ नए आएंगे, फैज़ हमीद साहब की पोस्टिंग होगी नहीं होगी, ये सारी गुफ्तगू हो रही थी। तो उन्होंने इस तारीख का इंतखाब किया कि जनाब हम इस तारीख को जाकर ये पटिशन दायर करेंगे। क्यों? इसलिए कि इससे पहले भी एक तारीख पड़ी और हाई कोर्ट ने कहा था कि उसी लैके नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी मैं वकील नवा करनी पईयां कर लवां, तो मेरा वकील बीमार हो गया, वो बहाना बूना पा के टाइम ले लिया था। मकसद यही था कि जब अक्टूबर आ जाएगा, पहला हफ्ता तकरीबन गुजर गया होगा, तो उस दौरान चीज़ें कहीं मूव हो रही होंगी, तो उस दौरान मैं ये पटिशन करूँगी ताकि जनरल फैज़ हमीद साहब का अगर नाम आए भी तो उनके मातहत जो हैं वो नाराज़ ना हो, तो मैनू कितने मतलब काटा कूटा ना बजे। समझ रहे हैं? अब इतनी सियासत तो जाहिर है करना उनका भी हक है, इतनी सानत इस्तेमाल करना, क्योंकि जो कुछ प्यो धी नाल होया उस तो बाद बंदे दे कन्न ते खलोंदे ने, और थोड़ा केयरिंग भी होना पड़ता है और अपने आप को थोड़ा सा हालात के मुताबिक ढालना भी पड़ता है। तो ये मरीम साहबा ने किया है। अच्छा, अब ये सारा जो मामला हुआ है, अब उसके बाद आप देखें कि जो मैंने कहा कि जनाब ये जो शख्सियत हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो जो मैंने कहा ताड़ियाँ मार रहे बैठ के, वो ताड़ियाँ क्या मार रहे हैं? वो ताड़ियाँ ये मार रहे हैं कि वो मरीम साहबा की सारी जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट करते चले जा रहे हैं। और जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब का रीट्वीट जो है बड़ा हैवी है। वैसे तो मरीम का अपना कली का मान नहीं गा, लेकिन नवाज शरीफ साहब का रीट्वीट हो जाए तो कम होर वध जाता है ना, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि वो ताड़ियाँ छड़ियाँ मार रहे हैं। अच्छा, अब मरीम साहबा ने एक्चुअली इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि मैं जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर मैंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं मीडिया वो नहीं दिखा रहा, और मैं चाहती हूँ कि वो मंजर आम पर आएँ। अच्छा, अब वो मीडिया ने फिर भी नहीं दिखाया तो ना दिखाना है। अच्छा, वो फैज़ हमीद साहब ISI चीफ रहें या ना रहें, वो फिर भी नहीं दिखाएंगे। प्रॉब्लम है सर। अब आप समझ लें कि ऑफशोर कंपनीज़ हैं निकली, जहाँ पर ये वज़ीरों की निकली हैं,
कुछ जर्नैलों की, साबक जर्नैलों की भी निकली हैं, वहाँ पर मीडिया ऑनर्स की भी निकली हैं। भाइन की करते पे हो बाजी जी, जानते हो ऐसा ना करो। उन्होंने बेचारे ने अरबा रुपए लाए ने, ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है कि ਤੁਹਾਡੀ कंपटीशन के चक्कर चो मतलब वो लगे जान, ऐसा नहीं होगा। वो फिर भी नहीं चलाएंगे, ठीक है। हाँ, जब वो रिटायर टूर हो जाएंगे, जैसे जनरल असद दुरानी साहब रिटायर टूर हो गए, असलम बेग साहब रिटायर हो गए, इसी तरह से वो अल्लाह बख्शे हमीद गुल साहब थे, तो वो रिटायर हो गए थे। तो फिर बड़े सारे इल्ज़ामात सन, फिर बड़ा कुछ सी, असर खां केस सी, फिर अगे पटिशनर सन, फिर बड़े नाम सन, बड़े रोले सन। वो हो सकता तब हो जाए, फिलहाल नहीं होगा, ठीक है। और कोई नहीं कर रहा। ये इन ट्वीट्स को भी जब तक मैं वीलॉग कर रहा हूँ, किसी टीवी ने कहीं किसी जगह पर इनके टिकट्स वगैरह भी नहीं चलाए, इन ट्वीट्स को भी, ठीक है। लेकिन अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ कि मेरा ख्याल है कि गेम पलटने वाली है, और गेम पलटने वाली है मुस्लिम लीग नून के हक़ में। क्योंकि देखिए, मरीम साहबा शुरू दिन से बहुत बोल्ड बोलती हैं, बहुत फ्रंट फुट पे खेलती हैं, पर इन्ना फ्रंट फुट से आगे नहीं सी खेड़ती कि दरखास्त ही दे दी फड़ के, हैं जी, हाजिर सर्विस लोगों ने ना पा के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहती कि चीज़ें जो हैं अब कमज़ोर लम्हे हैं इस वक्त उनके ख्याल में कमज़ोर लम्हे हैं, तो मैं इन लम्हों का फ़ायदा उठा लूँ। वो फ़ायदा उठाना चाहती हैं, और अब देखना ये है कि वो जो फ़ायदा उठाएंगी और या कोशिश कर रही हैं, ए फ़ायदा मिलता भी है या पुट्ठा पै जाता है। मेरा ख्याल है कि उनको फ़ायदा मिल जाएगा, और हो सकता है कि इससे हालात जो हैं वो नून लीग के लिए कोई बेहतरी की तरफ जाएं। या ये भी एक ख्याल है इसके साथ साथ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जेड़ा वो भाई तरले तुरले पा के पैर पूर फड़ के, भरा तो नहीं फड़न दे रहा पैर, दूजे के पैर पूर फड़ के कोशिश कर रहे हैं कि हालात सीधे हो जाए। और मरीम साहबा जड़ियाँ ने उन्होंने बनी बनाई शायद उत्ते जाके ना खड़क करके लत्त मार के सारी जी उन्होंने बनाई होंगी ना पहाड़ी पौड़ी उठा छड़ दी हैं। तो लिहाजा ये भी एक ख्याल है, लेकिन अभी आने वाला वक्त बताएगा कि इससे मरीम साहबा को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन ये स्टेप बहुत बोल्ड है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि क्रीज से बाहर निकल कर चौके छिक्के लगा रही हैं। पता नहीं, हो सकता है बाउंड्री से कैच ही ना हो जाए कितने। ये आने वाला वक्त बताएगा, उस वक्त तक आप भी इंतज़ार करें, मैं भी करता हूँ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।